अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का आपसे तारुफ करवाते चले। आज अहम मौजू है और वो है ब्रॉडशीट, जो एक कंपनी है और उस कंपनी ने पाकिस्तान को कंटिन्यूसली थूक लगाया हुआ है और 5,000 पाउंड रोजाना पाकिस्तान के कौमी खजाने से जुर्माने के तौर पे इस कंपनी को अदा हो जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस कंपनी के साथ मामला सेटल करने के लिए दस्तयाब नहीं है। ताहम इस हुकूमत को हालिया दिनों में $29 मिलियन और फिर कुछ मिलियन डॉलर की अदायगी की गई। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी और ये पैसे लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के उन अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए जिनको सफारती इस्तिस्ना नहीं था और वहां से लाहौर लंदन हाई कोर्ट के हुक्म से ये जब्त हुए। ये जो वारदात हुई है ये पूरी ब्रॉडशीट की रिपोर्ट के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। ताहम ब्रॉडशीट जो कि तारिक फवाद ने बनाई थी, जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर था, करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया था, उसके साथ मुआहदा जिस चेयरमैन नैब ने किया वो एक जरनैल साहब थे। फिर जिस चेयरमैन नैब ने, जो कि एक दूसरे जरनैल साहब थे जिन्होंने ये मुआहदा तोड़ा, और फिर वो साहब घुमन साहब जो बगल में दबा के अहमद बिलाल सूफी को अदायगी करने गए और गलत अदायगी कराए। इन तमाम मुल्जिमों का, इन तमाम किरदारों का इस रिपोर्ट के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, 5 लोग मुजरम करार पाए हैं और जिनकी रिपोर्ट आज फवाद चौधरी साहब ने जारी की है। उनमें अहमद बिलाल सूफी साहब हैं और हसन साकिब साहब हैं, गुलाम रसूल हैं, अब्दुल बासित हैं और शाहिद बेग हैं। अब नामों से अंदाजा कर लेना इनके अंदर कॉमनैलिटी क्या है, मेरे को जरूर पूछना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा रोजाना जो है वो जो इसके अलावा ये जो मुआहदा है ये अभी तक खत्म नहीं हो रहा, अदालतें चढ़ा हुआ है और अदालत ने कह दिया हुआ है कि इनके साथ बैठ के सेटल कर ले और वो कुछ $2.5 मिलियन और मांग रहा है कवि मूसवी। अदालत ने कवि मूसवी का भी इंटरव्यू जरूरी करना ख्याल नहीं किया। जनाबे जो ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमीशन, वन मैन कमीशन, जस्टिस अहमद सईद साहब जो थे वो कराची के बैरियर टाउन की बोली लगाने वाले साहब जी, उन्होंने ये जरूरी ख्याल नहीं किया कि वो तारिक फवाद और जो है वो कवि मूसवी का इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि पॉइंट था आपको क्या तकलीफ है कि आप पाकिस्तान के खजाने से रोजाना 5,000 पाउंड निकाल के ले आते हो। नहीं, उन्होंने कहा ये मेरे टीओआर में नहीं लिखा हुआ था। और 5 बंदे जो हैं, चले इन 5 बंदों को आप फांसी चढ़ा दें, लेकिन यार 5,000 पाउंड रोजाना जा रहा है उसको तो रोके। लेकिन वो उसके हवाले से ना कोई उन्होंने बात की है। हाँ, जाते जाते उन्होंने एक डांग जो है वो जरदारी साहब के सर में जरूर मार दी है और कहा है कि वो जो स्विस अकाउंट्स हैं उनका मामला दोबारा खोला जा सकता है, क्योंकि नैब के साबका प्रोसिक्यूटर को ये पता चला है, अजमत सईद शेख को, कि नैब के पास जब वो प्रोसिक्यूटर थे तब तक तो मवाद नहीं था, अब मवाद आ चुका हुआ। इतना खौफनाक मजाक किया गया है। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ चलूंगा ये लेके, और इसके साथ ही आपको मैं एक और कहानी सुनाना चाह रहा हूं, लतीफा ही समझ ले इसको। जिस वजारत का कोई वजीर नहीं होता या वो वजीर ममलकत से चलाई जाती है तो उस वजारत का चार्ज जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। कल हमने सुना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो वजीर ममलकत से चलाई जा रही है तो उसके वजीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद है। कल वजारत तजारत जो है उसने एक समरी मूव की कि भारत से हमें चीनी, कपास और कपास का धागा जो है वो दरामद करना चाहिए। वहां से वो समरी जो थी वो मूव करके ईसीसी के पास गई, इक्तिसादी राब्ता कमेटी के साथ, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के साथ। उसने मंजूरी दे दी। सारा प्राइम मिनिस्टर मूव करने वाला था तो उनकी बात की जरूरत थी कि वो मंजूरी ना देते, बल्कि उन्होंने तो चापलूसी की अगली लिमिट क्रॉस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरमा दी जनाब अमाद अदर साहब ने। आज जब वही समरी कैबिनेट के सामने पेश हुई जिसकी सदारत जो थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, तो उस कैबिनेट ने वो समरी मुस्तरद कर दी। ठीक है आप ही मैं पाक पर ही थे, आप ही मेरे बच्चे जी। ठीक है जी, ये अजीबो गरीब लतीफा है जी। अब भारत के साथ जो है वो हम तजारत नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा और इसका जो भी होगा जबरदस्त होगा। अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में इरसलान भट्टी साहब हमदम दरीना तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया, लाहौर स्टूडियो में। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज भट्टी साहब।
और फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नईम मसूद साहब। आप जंग के कॉलमिस्ट हैं। और भट्टी साहब से शुरू करते हैं, मुमताज भट्टी साहब से। मुमताज भट्टी साहब, ये रिपोर्ट आ गई सर ब्रॉडशीट की। क्या देखा है आपने इसमें से और क्या पाया, कुछ हमारी रहनुमाई कीजिए। देखें रिजवान भाई साहब, इसमें हमने ये देखा और यही पाया कि हम अपने हाथों अपनी हजीमत का बंदोबस्त खुद करते हैं और हम अपने हाथ से पैसे भी देते हैं, अपनी कौम का सरमाया भी उजाड़ते हैं, अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं और अपने खिलाफ जो है वो खुद ही मुआज खड़ा कर लेते हैं। चंद एक लोग बीच में हाथ रंग जाते हैं और फिर रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता और पता ये चलता है कि जी अब ताउन ही नहीं हो रहा। ये वो सारी कहानी है ये धेमा चौकड़ी जब से मचनी शुरू हुई, आप देख लें कि कब से जनरल अमजद जब नायब के चेयरमैन थे मुशर्रफ दौर में, उस वक्त से ये मामला स्टार्ट हुआ, आज तक हमारे गले में अटका हुआ है। इसके बाद कई मामला आप देख लें, आप उसको देख लें, रैकोडिक को देख लें, रैकोडिक में क्या हुआ हमारे साथ, फिर वो कंपनी अब हमारे ऊपर क्या कर रही है और इस तरह के बेशुमार मामला हैं जिसमें हमने अपनी अजीमत का सामान खुद पैदा किया हुआ है। तो ये भी रिजवान भाई साहब अब जो चीजें खुलकर सामने आई हैं, एक तरफ ये जो आपने तहकीकाती कमीशन बनाया था इसकी जो रिपोर्ट है, दूसरी तरफ जो मूसवी के क्लेम उसके वहां पे क्लेम है और कौन सा इदारा है जो इसके ऊपर, देखें चाहिए तो ये था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर ये इतना बड़ा मामला था तो सोमोटो ले लेती। अगर पाकिस्तान के पैसों के ज़िया का ये इशू है तो इसको टेकअप कर ले। उसके अलावा तो आपके पास कोई इदारा ही नहीं है ना, नैब इसमें खुद पार्टी है और FIA की ये अप्रोच में नहीं है। कमीशन बनाया गया, उसको कोई जवाब देना जरूरी नहीं। इन कमीशनों को कौन जूते की नोक पे नहीं कोई लिखता। तो ताकतवर लोग जो है रिजवान रईस साहब, वो उसके लिए आपको वही पैमाना सेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाएगी तो फिर तो लोग जाके जवाब देंगे, अदरवाइज नीचे कोई बुलाता रहे सवाल ही नहीं पैदा होता। हुकूमत कोई GIT तश्कील दे दे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो इस वक्त गवर्नेंस के अंदर हैं, वो पौधों के ऊपर बैठे हुए हैं और जो माजी में भी थे वो भी ताकतवर हैं। तो ये जो सारा मैसअप पहले वाला है और अब वाला है, ये इसी तरह जिस तरह बाकी कई स्टील मिल की निजकारी आपने रोकी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए रुकी, बाद में क्या हुआ, रैकोटेक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फैसला आया, फिर क्या हुआ। तो ये सारे हमें जो है ना, हमें तो उन गुनाहों की सजा मिल रही है पाकिस्तानी कौम को जो उसने किए ही नहीं। नाकर्दा गुनाहों की सजा करने वाले चंद एक होते हैं, भरपूर माशरा और कौम रही है। ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर बहुत सारी चीजें अभी तक अबहाम के अंदर हैं, उनको वाज़ेह नहीं किया जा रहा। और मुसावी के जो क्लेम हैं वो अगर देखें जिन शख्सियात के वो नाम लेते हैं, होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर GIT बनती, इसके ऊपर तहकीकात होती। मुझे डर ये है रिजवान रईस साहब कि इसके ऊपर मजीद मवाद जो है ये आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और फिर इस पे के ऊपर मजीद कुछ वीडियोस या मवाद जो बाहर से जारी हो जाएगा जो आपके लिए मजीद हजीमत और जागरसाई का बायस बनेगा। दरअसल ये पाकिस्तान की जागरसाई है, पाकिस्तान की कौम की जागरसाई है। हमारा दिल इसलिए कुर्ता है, वरना तो जो कर रहे हैं करते रहे, हमें इनसे क्या फर्क पड़ता है रिजवान रईस साहब। चल असलान भट्टी साहब, सर ये जो चले बाकी बातें तो होती रहेंगी यार, ये जो रोजाना 5,000 पाउंड जा रहा है यार जुर्माने के तौर पे कवि मूसवी को, ये तो रोके यार। मतलब कि इस रिपोर्ट ये अंधा है, मतलब कि कमीशन अंधा था, उसको नजर नहीं आया कि रोजाना कौमी खजाने से 5,000 पाउंड किसकी जेब में जा रहा है। चले जिसकी जेब में भी जा रहा है यार, लेकिन इसको रोक तो सही ना, इसको रोकने की इस्तदा तो करना, हदायत तो देना इसके अंदर। रईस साहब, हम इंसान हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं हैं। हमने कभी अपनी गलती मानी है? बड़ा मुश्किल काम है अपनी गलती मानना। अगर 2 साल से, 1 साल से, 1 माह से अगर इवन जा रहे हैं तो 5,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 30 से तो अच्छी खासी माकूल रकम बन जाती है।
तो मुझे बताइए कि हुकूमत ने, आपको याद है, बड़ा दावा किया था जी कि 5,000 अरब के पता नहीं 5 अरब रुपया रोज़ का जो है पाकिस्तान के ख़जाने से करप्शन की नज़र हो जाता है। बड़ी मोटी सारी रकम का इमरान खान साहब ने कहा था। रईस साहब, हो सकता है वो उनको तब ये बात पता चल गई और उन्हें जब हुकूमत में आए हो तो उनको शायद हो सकता है कुछ और पता चला हो। लेकिन मामला ये है कि इसको किसने रोकना था? रईस साहब, मेरी और आपकी तो ये टैक्स का पैसा है वो तो चला गया, जमा हो गया, कट गया। आगे तो हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी थी कि इसको नोटिस लेते। बिल्कुल भट्टी साहब ठीक फरमा रहे हैं कि इसका सो मोटो होना चाहिए था, बल्कि ऐसे लोगों को तो कोई रियायत देनी नहीं चाहिए कि जिन्होंने कौम का पैसा इस बेदर्दी से और इस का बिल्कुल ज़रा सा, इतना सा उन्हें पिन जितनी सुई जितना दर्द नहीं हुआ कि इतना कीमती पैसा है हमारा, हम यहाँ पे एक एक रुपए को तरस रहे हैं कि हम वैक्सीन खरीद लें, हम कुछ और खरीद लें, अद्वियात का मसला है, महंगाई का रोना रो रहे हैं हम। लेकिन वो 5,000 पाउंड जो है हम बड़े मज़े से सरकार साइन करती है। उस कमीशन रिपोर्ट में एक और भी लिखा हुआ है जी कि 1.5 मिलियन डॉलर्स का कोई मसला आया जी। रईस साहब, वो किधर गए? वो उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। रईस साहब, रिकॉर्ड मैंने तो नहीं देना, कमीशन ने, कौन कमिश्नरों को ये चीज़ें देता है? आजकल हमुदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट बनी 1971 के ऊपर, फिर पता नहीं कौन कौन सी लियाकत अली खान के ऊपर बन गई, फिर ये मॉल टाउन वाली बन गई, फिर और पता नहीं कितनी। पाकिस्तान में कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, कमीशन ज़रूर आई है, कमीशन ज़रूर मिलती है, लोग लेते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर रिपोर्टें कभी नहीं बनती। अब आप ये देखें कि एक अजीब सा ही काम किया आपने कि जी उसके अंदर बड़ी मज़े मज़े की बातें भी हैं। मैं नहीं कहना चाहता, रिटायर्ड जज साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने मार्गला की पहाड़ियों का भी जिक्र किया और गीदड़ों का भी जिक्र किया। हो सकता है कि वो गीदड़ों के ऊपर जो गीदड़ हैं, अगर आपको याद हो जी, सही साहब के पास क्यों तशरीफ। रईस साहब, बात यह है कि जो जानवर होता है ना, वो पहचानता है लोगों को, समझदार होता है, वो मेरे आपको नहीं रिस्क कराएगा कभी भी। वो अपने ही जानवर जो होते हैं वो देखता है कि उनसे प्यार करता है, तो वो प्यार, जानवर होता ही प्यार का है, तो वो प्यार हो सकता है उन्होंने कहीं कर दिया हो या उनको वो पुचकार दिया हो, तो इस वजह से हो सकता है कि उनकी एक्वेटेंस उनके साथ डेवलप हो गई और वो उधर से उनको वादे मुझे दे रहे हो कि जनाब इसमें ये कुछ लिख दें, हो सकता है गाइडेंस ले ली हो। लेकिन रईस साहब, बात यह है कि इंतहाई अफसोसनाक काम है ये, जो कुछ आज ब्रॉडशीट पे हुआ है, जो कमीशन रिपोर्ट आई है, जो कुछ काबीना के अंदर हुआ है, जो कुछ काबीना ने किया है। रईस साहब, इसमें तो काबीना किसी की भी थी, वो नून लीग के बंदे हैं, वो पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, वो पीटीआई के बंदे हैं, लेकिन दो पार्टियों के अगर तो वाजे हो जाते हैं कि जी उन्होंने किया है काम ये, तो उनको तो इन्होंने टांग देना चाहिए था। अपने बंदे इन्होंने हमेशा ही बचाए हैं, इसमें भी बच जाएंगे। रईस साहब, 3.25 साल से ऊपर का अरसा हो गया, मुझे बताइए अब और कौन सी ऑपोजिशन का कोई बाकियात रह गई हैं जिनसे उनके किए हुए काम जो है अब वो हमारे सामने आ रहे हैं। महंगाई के ऊपर भी मुख्तलिफ वज़रा जो है वो बयान यही दे रहे हैं, तो ब्रॉडशीट भी उन्होंने डाल देनी है पिछले हुकूमतों पर कि जी पीपल्स पार्टी दौर में हुआ था और मुस्लिम लीग नून ने उनको पैसे दिए थे। अब उसमें बड़ा आसान से लिखा हुआ है, बड़ा आसान है ब्रॉडशीट का, आप डायरेक्ट उनके सेक्रेटेरिएट या उनके दफ्तर से रब्ता करें, उनको पूछ लें, उन्होंने बता देना उनको क्या मसला है। उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको तो इसी काम के पैसे मिल रहे हैं जी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सो कॉल्ड गरीब पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास बड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ 8-8 10-10 करोड़ की बुलेट प्रूफ भी और रोल्स रॉयस रखी हुई हैं उन लोगों ने, उनके अगर जायदादें या उनके कोई वहाँ पे पैसे हैं तो हमें काइंडली बता दें। ये सब ये काम पिछले दौर में नहीं हुआ, ये इसी दौर में हुआ है। ब्रॉडशीट कावे मूसवी कौन बंदा है? मुझे तो पहले उस बंदे के ऊपर डाउट है। उस कमीशन ने भी लिखा है कि उसकी बहुत सारी बातें हकीकत पर मबनी हो सकती हैं और बहुत सारी बातें गैर हकीकी भी हो सकती हैं, दोनों पे कर दिया। शेल का लफ्ज यूज नहीं किया हुआ उसके अंदर, कि दोनों बातें उन्होंने कर दी हैं। अब मामला ये है कि ब्रॉडशीट वाले मामला है, रईस साहब ब्रॉडशीट तो चले बाहर का मामला, उसमें भी पाकिस्तानी की बदनामी होनी है। अच्छा ये अगर नहीं हो रहा, ये हमारे अपने कमीशन इतने चीनी कमीशन बना, पता नहीं आटा कमीशन बना, उसके ऊपर रिपोर्टें जो है हमारी पब्लिक नहीं हो सकी, तो बाकी तो रईस साहब बड़ी दूर की बात है। उसमें क्या करना है इन्होंने? उसमें 5,000 पाउंड अगर जा रहे हैं तो रईस साहब वो वज़ीर आज़म हाउस या मेरे मोहतरम बनी गाला की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से तो नहीं जा रहे, वो तो मेरी आपकी गरीब आदमी की जेब से जाने हैं। हमारे टैक्स का पैसा है, वो जा रहा है, वो जाई जा रहा है, माले गनीमत है, दिले बेरहम है, जो मर्जी करते जाएं। बात यह है कि हमारे हमाद अजहर साहब अब आए हैं, उनको चाहिए था, वो वज़ीर ख़जाना है ना, वो माजी में भी करते रहे। असद उमर साहब ने कभी शोर नहीं मचाया,
फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आपके दोस्त हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, आपके दोस्त हैं, इसलिए उनको टमाटर जो है रात को उनको भी परियां नजर आती थी, टमाटर 17 रुपए किलो बेच दिए उन्होंने 300 रुपए के वाले। मामला सिर्फ इतना रही साहब के जितने भी लोग जो भी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड थे वो किसी सूरत ऑनेस्ट नहीं थे। मैं बिल्कुल ये सरीहन वो पाकिस्तान के साथ उनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, उन्होंने बेईमानी की और उस बेईमानी को इस हुकूमत ने कवर दिया। बिल्कुल ठीक है भाईजान। अपना नईम मसूद साहब ये ना अपने भोपाल वाले की ना स्लाट मार जाते हैं बाकी बेचारे ने 17 रुपए किलो टमाटर बेचे और वो फारिग हो गया और 5 रुपए किलो मटर बेचे, फिर 900 से सामने वो 50 बन के बैठी है और ये उसके ऊपर ना साहब कोई बात नहीं करते। ठीक है अपना सब आपको ढूंढ रहे थे इस्लामाबाद क्लब के, आप मुलाकात हो गई। रजी साहब मुझे आपके सवाल की पूरी तरह समझ नहीं आई, आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही, ताहम मुफ्ती साहब की आवाज मुझे ठीक आ रही थी। अगर आप कहें तो मैं उसी बात को आगे चला लूं। जी आप उसी बात को आगे चला लीजिए, बड़े अब क्या करें जी उसी बात। बटी साहब मामला ये रजी साहब मामला ये है कि आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान का एक हुकूमतों का वतीरा है कि अपनी बका के लिए, सिर्फ हुकूमती बका के लिए हम कमीशन भी बनाते हैं, हम झूठ करते हैं और करते हैं, महंगाई भी आती है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सियासतदानों को या जो आमर पसंदी की शाहरा पे गामजन है उनको हुकूमतें जरूर मिल जाती हैं। जिस ब्रॉडशीट की बात आप कर रहे हैं अगर आप देखें तो ये आलमी सतह पर हमारी इतनी बड़ी जागरूकता आई है कि आज से कई साल पहले मुशर्रफ दौर में हमने शुरू किया कि जी हम उन 200 लोगों को ढूंढे जिनकी जायदादें बाहर हैं। अरे भाई आप बाहर से लोगों की जायदादें ढूंढते हैं, ब्रॉडशीट के अलावा आप देखिए आप पनामा केस में भी कौम का कितना पैसा, कौम के कितनी रकम जाया हुई, कौम की खून पसीने की कमाई के साथ क्या हुआ, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। हमारे एहतसाब अकबर, माफ कीजिएगा, हमारे एहतसाब के जो मशीर है शहजाद अकबर साहब, वो इस पे सियासत करते रहे और अपनी नौकरी को पक्का करते रहे। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि हमारी इकोनॉमिक्स को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारी मिसमैनेजमेंट है और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में वो हुक्मरान बराजमान है इक्तदार में, नकेले इक्तदार उनके हाथ में है जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिनके पास प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो प्लान बी है ही नहीं है। कहते हैं 22 साल जदोजहद की और हमने पहले ही कैबिनेट बनाई हुई थी, हमारी पहले ही प्लानिंग थी। एक से बढ़ के आप देखें मशीरों की मंडी लगी हुई है, एक तो एक गैर सियासी आदमी को जिसका कोई हल्का नहीं है, मैं कहता हूँ हल्का सियासत नहीं, हल्का अहबाब भी नहीं है कोई। रजी साहब हल्का अहबाब हो तो कोई दूसरे को समझा लेता है। अब इसमें सूली पे लटकाया हुआ है पूरी कौम को और गरीब आदमी पिस रहा है। अब इन सारे मामलात में मुझे नहीं समझ आती कि वन मैन कमीशन हो वो क्या करेगा। आप लोगों को कहते हैं, आप सियासतदानों को कहते हैं और आप फरमाते ये है भाईजान के ब्यूरोक्रेट जो है वो हमें रिकॉर्ड नहीं देते, और हम रिकॉर्ड ले नहीं सकते, हम बात कर नहीं सकते, हमें इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं है और हम क्या चाहते हैं हुकूमतें करने। देखिए हुकूमतें करने या जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर आप समझे कि ये ब्रॉडशीट या ये जो पनामा वाले मामलात हैं इनसे अवाम को रिलीफ मिलता है तो फिर तो अच्छा ये रोज यही करें। लेकिन हमने क्या 72-73 साल में ये सीखा नहीं है कि हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे इकोनॉमिक्स बेहतर हो, जिससे ज़राअत बेहतर हो, जिससे इंडस्ट्री बेहतर हो। हम सियासतदानों के पीछे लाख लेके पड़े रहते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी लाख लेके सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हैं, जजेस भी पड़े रहते हैं। अरे भाई फिर इस मुल्क को चलाना किसने है? जिस तरह मैं एक नुकता ये भी है कि इस कमीशन के सामने जितनी ब्यूरोक्रेसी नंगी हुई है, आप देख लें क्या सारा सियासतदानों नवाज शरीफ और जरदारी का कसूर है? क्या ये जो आज के जिन्हें पता ही नहीं है, जो मैनेजमेंट की सिंड्रोम चल रही है, इनका कसूर नहीं है? आप इस बात पर भी जरा गौर कर लीजिएगा रजी साहब
कि आपके मुल्क में पिछले 3 साल से किस हद तक लोग, खारजा पॉलिसी कहाँ है, इकोनॉमिक पॉलिसी की तो बात ही छोड़े। अब आपके यहाँ चीनी का मामला है, कभी गंदम का मामला है, ये सारे मामला क्यों है? ये सारे मामला इसलिए है कि हर वजीर ने अपना काम छोड़ा हुआ है। वजीर दाखिला अपना काम करते नहीं है, लोगों के कामों में वो डोई मारते हैं। तो इस तरह आप जब तक आपके पास एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपके पास मुशावरत नहीं होगी, आपकी पार्लियामेंट में मुशावरत नहीं होगी। ये ब्रॉडशीट क्या होते हैं? ये कुछ भी नहीं करते। जब कौम खुद अपने लिए कुछ ना करे और आप समझे कमिश्नें दें और फिर वहाँ आप झूठे भी हों, फिर बाहर के मुल्क की अदालतें पाकिस्तान को मुजरमों की तरह खड़े करें, आप इस पे जुर्माने हो, तो क्या इसे हम हुकूमत कहेंगे? ये सारा निजाम इसलिए बदतर होता जा रहा है कि हमारी हुकूमत, अगर मैं ये भी अर्ज कर दूं, वो तो मैंने कहना ही था कि ये एहतसाब के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं और कौम के लोग को कुछ नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो वन मैन कमीशन कहता है कि एहतसाब ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, बाकी अदारों ने नहीं किया? आई एम सॉरी टू से, मैं ये भी नहीं मानता। अगर आपके साथ नैब ने तावन किया होता तो बहुत से राज खुल गए होते। नैब तो तावन कौम के साथ नहीं कर रहा, जमहूरियत के साथ नहीं कर रहा, हुकूमत के साथ नहीं कर रहा, अपोजिशन के साथ नहीं कर रहा, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। तो आप ये कैसे मान जाएं, या हम ये कैसे मान जाएं कि ब्रॉडशीट जैसे मामला हमारे लिए जगहंसाई का बायस नहीं बनेंगे? नहीं, ब्रॉडशीट भी जगहंसाई का बायस नहीं बनी, ये नाकाम हुक्मरान जगहंसाई का बायस बने हैं। रवि साहब, हमें इनको देखना होगा और इनको हमें देखना होगा कि कौम को क्या चाहिए और हुक्मरानों को क्या देना चाहिए। ये बाकी जो मामला है इनका कोई फायदा नहीं, गरीब बहुत पिस रहा है और ये मजीद पिसता जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अगले मौजू पे भी आपके कीमती आरा जानना चाहेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे में आपको दूसरे सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मसूद साहब, मुमताज भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब। नईम मसूद साहब की तरफ चलते हैं। नईम मसूद साहब वो शकील अंजुम साहब कोई होते हैं। ये अब आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे एक दोस्त थे, 2003 की बात है, तो उनके साथ हम इस्लामाबाद में बैठे हुए थे मारगला में। तो वो कहने लगे, यार हमने बड़े चाव से बनाया था नेशनल प्रेस क्लब कि जितने भी हम गैर मुल्की अदारों में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के गन से परे होकर जरा बैठा करें। लेकिन इसके ऊपर भी कब्जा माफिया और प्रॉपर्टी डीलर माफिया का कब्जा हो गया है। इसे उन्होंने 2003-4 के अंदर मुझे बात कही तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ये जब से वो शकील अंजुम साहब ने आपके बारे में खत जारी किया तो मुझे सारी बात समझ आ गई। ये क्यों आपके साथ इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सर? देखिए, बात यह है रवि साहब, नेशनल प्रेस क्लब जो है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब दोस्तों के लिए एक बड़ा अच्छा एक अदारे का दर्जा रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क़यादत का ऊपर फुकदान है, जो पार्लियामेंट में फुकदान है, मुझे वो इस्लामाबाद में भी नजर आया। मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूँ। शकील अंजुम साहब ने मेरे हवाले से खत लिखा, हालांकि मेरा और उनका अदारा एक है। जिस ग्रुप के वो रिपोर्टर है, मैं उसका कॉलम निगार और तजज़ियाकार हूँ। उन्होंने कहा कि नईम मसूद नामी शख्स जो है, ये इसका ताल्लुक नहीं है नेशनल प्रेस क्लब से। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की जरूरत ही नहीं है, मैं तो लाहौर में रहता हूँ। लेकिन जब दोस्तों ने मुझे फोन किया, आज सारा दिन दोस्तों के फोन आते रहे जो इस्लामाबाद क्लब के हैं, ये आप देखें 2 लेटर इकट्ठे जारी हुए। एक मीट द प्रेस हुआ जो साबिक बादनवानी की वजह से हटाए गए हैं डॉक्टर बनौरी HEC के ओहदे से, उनका लेटर जारी हुआ। एक मेरा लेटर सदर की तरफ से जारी हुआ, हालांकि असूल के मुताबिक सदर ऐसे लेटर जारी नहीं करता। जो उन्होंने मेरी किरदार खुशी की, मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा है। जब पूछा, जब मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उनके दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने बताया कि कोई वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के, और ये जो डॉक्टर बनौरी है, इन्होंने उनके मैनेज किया और उस मैनेजमेंट के बाद ये माने हैं वो
जनाब शकील अंजम साहब के उन्होंने मुझे मैनेज किया, मुझसे गलती हुई, मैं नईम मसूद साहब को पूछ नहीं सका। मैंने खुद खाते में लिखा भाई आप गूगल कर लेते मुझे, और मैंने कहा कि शकील अंजम साहब अगर मैं मेंबर होता नेशनल प्रेस क्लब का तो हो सकता है मैं साबिक सदर होता या मौजूदा सदर होता, और आप मुझे जानते भी हैं हमारा अदारा। अब वजह क्या है? देखिए बात यह है रजी साहब, सच की आवाज तो नहीं दबाई जा सकती। हम तो सच बोलेंगे और हायर एजुकेशन के लिए बोलेंगे, सियासत के लिए बोलेंगे। आपको पता है मैं डेमोक्रेट हूँ। मैं चैलेंज दे चुका हूँ शकील अंजम साहब को कि दूध का दूध पानी का पानी करे। मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कॉलमिस्ट हूँ, मैं आप ही से फैसला कराऊंगा। रजी साहब आप फैसला करें, पाकिस्तान के सारे क्लब फैसला करें। अगर शकील अंजम का बिहाड़ी क्लब में कोई पूछे कि ये आपका मेंबर है और बिहाड़ी का क्लब ये लिख दे कि हम शकील अंजम को जानते नहीं है, ये कोई बदकिरदार आदमी होगा, तो शकील अंजम मेरे भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, चलो लीडर भी मान लेता हूँ, उन पे क्या बीतेगी? ये बड़ा गौर तलब बात है, ये सब सहाफियों को सोचनी चाहिए और हमारी क़यादत ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिहाड़ी क्लब तो बिहाड़ी प्रेस क्लब तो बहुत बड़ा प्रेस क्लब होगा। डाका गोंगा प्रेस क्लब भी उनको कह सकता है कि वो उनको नहीं जानते। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इस तरह की हमाकत से पहले जो दोस्त जो है, जो आजकल प्लॉटों की सियासत के बायस जर्नलिस्टों की सहाफत के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, उनकी कहीं और कबूलियतें होती हैं। हमारा मुंह ना खुलवाया जाए, वो उधर की कबूलियतें। भट्टी साहब आपके पास बैठे इस्लामाबाद क्लब के और साबिक तारक चौधरी साहब इनके सदर हैं, इन दोनों की सारे सहाफी भाई कमेटी बना दें, ये दूध का दूध पानी का पानी कर दें, जो ये सलाह देंगे मैं पूछूंगा, नहीं तो शकील अंजम साहब रिजाइन करें। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। अब शकील अंजम साहब अपना नुक्ता नजर देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है। अब आ जाइए अपने मौजू की तरफ, और मौजू जो है वो ये है कि हमने भारत से चीजें बरामद करने का खुद ही फैसला किया और खुद ही उसको मुस्तरद करके और धमाके डाल रहे हैं अपना। अगर नहीं मसूद साहब, भारत से इंपोर्ट करना इतना ही खराब बात थी, चीनी और कॉटन जो है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने एज ए कॉमर्स मिनिस्टर फैसला क्यों किया था? और अगर फैसला कर लिया था तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको मुस्तरद क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रही इस ड्रामे की, या ये जो 2 नंबरी हुई है इसकी मुझे ना समझाएं जरा, ये हुआ क्या? नहीं मसूद साहब, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के सारे माहिर मुआशियात और ज़राअत वालों ने ये कहा है पिछले 3-4 घंटों में, आप देखें सारा सोशल मीडिया और मीडिया भरा पड़ा है कि चीनी का जो मामला है ये हमारी दाखिली बात इंतजामी है, कोई ज़राई बात इंतजामी नहीं है, बल्कि ये हमारी सियासी बात इंतजामी है। देखें हमारे यहाँ देखें 2 चीजें हमने इंपोर्ट करने की बात की, कपास और दूसरा गन्ना चीनी। गन्ने ने कपास की जगह ले ली है, ये एक अपनी जगह रियलिटी है। इसका मतलब है गन्ना ज्यादा है तो चीनी तो सस्ती होनी चाहिए। जब चीनी के सारा माफिया मौजूदा हुकूमत में बैठा होगा या उसका अपना कमीशन का मामला होगा, और जब हुकूमत के जब कलमदान वजीर आज़म के पास होगा और फिर एक नया वजीर वो मुतय्यन करेंगे और वो आपस में बैठ के ये फैसला ही नहीं करेंगे कि भाई हमने आया वो 370 को जो सबूताज किया, आयन की दफा 370 को सबूताज करके आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को मानने से इनकार, वहाँ के वासियों के राइट्स मानने से इनकार किया। इंडिया ने क्या हमने उसे देखना है? क्या हमने वहाँ से वहाँ से हमने चीनी इंपोर्ट करनी है और वहाँ से कपास इंपोर्ट करनी है? क्या हमने इकोनॉमिक्स देखनी है, सियासत देखनी है? ये सारी चीजें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ पॉलिटिक्स है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी हुकूमत में। जब कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर अब देखिए एक दिन पहले फैसला लेते हैं। अब मैं क्या कहूँ, यू टर्न तो अब सरायत कर गया है ना सारे फैसलों में। अब एक और आपको छोटी सी बात बताऊं, ये पहली दफा तारीख में हुआ है, एक वैक्सीन फार्मर को लगा करती थी और वो फ्री लगा करती थी, फुट एंड माउथ की, वो इस साल फ्री नहीं मिल रही। ये डाल की आज की रिपोर्ट भी है। तो जब आप किसानों को नहीं देखेंगे, सिर्फ माफिया को देखेंगे, तो फिर इस तरह तो करना पड़ेगा। और ये भी आप देखें कि एक दिन पहले फैसला होता है रजी साहब कि हम इंपोर्ट करेंगे, सोच के क्यों नहीं किया? ये पहले इनके यहाँ सोच की कमी थी या बाद में सोच की कमी आई है?
ना ये इकोनॉमिक्स को लेकर चलते हैं, ना खारजा पॉलिसी को लेकर चलते हैं, ना कश्मीर पॉलिसी को लेकर के चलते हैं, ना गरीब आवाम को साथ लेकर के चलते हैं, ना हायर एजुकेशन को साथ लेकर के चलते हैं, ना साथियों को साथ लेकर चलते हैं, ना पार्लियामेंट को साथ लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोगों के फैसले ऐसे ही होंगे। अब चीनी महंगी होगी, अब रमजान आएगा, तो इनके ताल्लुकदार जो माफिया मौजूद है मौजूदा हुकूमत में, आप देखें वो अरब खरबपति हो जाएंगे। ये जानबूझ के चीनी का बहरान जो है सियासी बहरान है, जानबूझ के पैदा किया गया है और इंडिया वाला भी तमाशा लगाया गया है। आपको पता था कि ड्रामा करते ही करते हैं वजीर दाखिला जो आपने शेख रशीद बनाए हैं। अब देखिए ये एकदम इनमें कश्मीर की मोहब्बत जाग पड़ी, फिर इनमें हुब्बुल वतनी जाग पड़ी। पहले कहा, क्या 2 दिन पहले इन्हें पता नहीं था कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्या 2 दिन पहले इन्हें पता नहीं था कि हमारे यहाँ कपास की कमी है और हमारे यहाँ चीनी की कमी है? फिर जब पता था तो फिर आज ये कैसे भूल गए? लिहाजा ऐसे लोगों की हुकूमत है जो काम पहले करते हैं सोचते बाद में है। वो जो कहते थे हमने कैबिनेट बड़ी पहले से बनाई हुई है, उनकी तो आज 3 साल में अपनी कैबिनेट मुकम्मल नहीं हुई। आप देखिए कल ये जो शौकत तरीन साहब के तरले मिनटे कर रहे हैं, अभी ये वजारत उनके पास जाती है। मैं तो कहता हूँ रजी ये आपको ही वजारत दे दे, कम अज कम आप बात तो सच्ची कर लेंगे। मैं और क्या कहूँ? गाला बड़िया पैंदियां जी, अगे नदीम बाबर बिजत होके निकले। तो बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। अपना अरसलान भट्टी साहब नई मसूद साहब बड़े मासूम है, कहते हैं कि उनको करना नहीं आता। मेरा ख्याल है बदनीति से करते हैं। अगर इन झूठों को आप देखें तो पिछली दफा जब चीनी इंपोर्ट होनी थी तो उस वक्त भी यही ड्रामा हुआ था कि पहले ऑर्डर प्लेस करके या इजाजत दे के फिर वो ऑर्डर वापस लिए गए थे ताकि बहरान जो था वो पूरा बॉयल अप हो जाए। और जब बॉयल अप हुआ था तो तभी आप डबल से भी ज्यादा कर पाए हैं ना। आज 1 साल के अंदर आप चीनी की बेसिक प्राइस जो है वो डबल से ज्यादा ले गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बदनीति से करते हैं या कमजोरी की वजह से निकल जाता है इनसे? रईस साहब देखें, आप भी बड़े सादे हैं, प्रोफेसर साहब तो हैं ही सादे, चूंकि वो प्रोफेसर हैं। आप भी उनके पीछे चल पड़ते हैं कभी कभी। सीधा सा मामला है कि चीनी और बाकी माजी में भी जो कुछ फैसले होते हैं वो 2 बजे से पहले होते हैं दोपहर, और जब उसके बाद फैसला होता है तो वो उलट हो जाता है। सीधी सी बात है रईस साहब, इसमें तो 2 जमा 2 वाला काम है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। आप खुद समझ लें ना इस बात को, थोड़ी सी बात को, कि एक फैसला हुआ कि ये चीनी हमने वहां से भारत से लेनी है, हो गया। उसके बाद हमने कपास का भी बीच में ऐड ऑन कर दिया। वो 2 बजे के पहले के फैसले थे, सुबह के। जब 2 बजते हैं उसके बाद फिर सारा वो फाइलें आती हैं, टेबल पे एक साहब बैठते हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये क्या बकवास है, खत्म करो इसको। उन्होंने कहा जी काबीना की मीटिंग है। उसने कहा चलो जी मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग में ये फैसला हुआ जी कि ये नहीं हो सकता, जबकि गुज़िश्ता रोज तब भी इसी तरह ही हुआ था कि कुछ खास तौर पे ईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें यह फैसला किया गया। ईसीसी की मीटिंग में कौन बंदे शरीक थे? क्या वो हुकूमती नहीं थे? हुकूमत के लोग थे रईस साहब। अब चीनी देखें, बात यह है कि बद इंतजामी है। मैं आज की आपको बता रहा हूं कि आटा भी मिल रहा, यूटिलिटी स्टोर्स पे तो खैर बहुत अरसे से नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही 3-4 रोज से। आटा भी बाजार में थोड़ा सा ऊपर चला गया है, वो फिर दोबारा वही हाल होने वाला है जो फरवरी के शुरू में हुआ था एक दफा, वो फिर अब अप्रैल के शुरू में। चूंकि आगे रमजान है और हम मुसलमान हैं, अल्लाह के शुक्र है कि कलमा गो भी हैं, तो हमने तो सारा कुछ करने के बाद जो है ये बद इंतजामी करनी है जी। हम क्यों आपको रायत की चीजें दें? 200 रुपए या 250 रुपए वाली खजूर जो है रईस साहब वो 450 रुपए आज का मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि मैं आज इस पर एक रिपोर्ट बना के आया हूं, इसलिए मुझे चीजों का पता है। मैं बड़ा हैरान होता हूं इन चीजों पे कि बद इंतजामी हुकूमत की। रईस साहब सारी बातें छोड़ दें, जो कुछ भी है हुकूमत नायल होगी, सारा कुछ होगा। शहतूत जो है वो फ्री वाला फल हुआ करता था। जब हम छोटे थे 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक मेरे अपने घर में, पुराने घर में 2 दरख्त लगे होते थे और हम वो एक काला था और एक सफेद था। रईस साहब वो 400 रुपए किलो बिक रहा है लाहौर में। मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज उस पर कि शहतूत जिसको कोई शायद खाता भी नहीं होगा वो 400 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं मैं खाता हूं, शौक से खाते होंगे, आपके घर लगा होगा या आपके घर के बाहर लगा होगा, वरना खरीद के आप भी नहीं खाने वाले, अब नहीं खरीद सकते आप, मुझे पता है आपका। बात थी चीनी की रईस साहब और कपास की। रईस साहब मुझे बताइए, जनूबी पंजाब में ये दोनों फसलें बहुतात से होती हैं, किसने उनको खराब किया है? जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, उनको तो पता ही नहीं वो किधर गए हैं। वो 30-40 MPA जो थे, बड़े बबर शेर, वो नौजवान एकदम निकले थे कि जी हम तो ये कर देंगे, तो हम तो वो कर देंगे। फिर वो सेक्रेटेरिएट भी बन गया, फिर उसका भी कुछ पता नहीं हमें चला। रईस साहब सिर्फ मसला ये है कि हुकूमत को समझ बूझ ही नहीं है। जो उनके 200 थे ना सुकरात
बुकरात, इंजीनियर, अफलातून, पॉलिसी मेकर्स। अभी आप एक बार ज़हन में रखें, उन्होंने कहा था हमारे पास 200 मशीरान हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स के लोग हैं, अभी सिर्फ 3 हुए हैं, अभी 97 लोग बाकी हैं। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। मामला सिर्फ इतना है रईस साहब, हर हुकूमत का ये होता है कि जी हुकूमत एक चीज़ प्री एम्प्ट करती है, यानी अगर रमज़ान आ रहा है तो हमें रमज़ान में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हम वाफिर मिकदार में 15 दिन पहले मार्केट में दे देते हैं। इसी तरह यह है कि सबको पता है कि चीनी का क्रशिंग सीजन कब है, चीनी कैसे बिकनी है, चीनी कैसे मिलनी है। आपने FIA को कहा जी कि गोदामों पे छापा मार दो। अकबरी मंडी पिछले 4 दिन से जो चीनी के गोदाम है ना उन पे छापे पड़ रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। चूंकि चेन की आपकी डिमांड सप्लाई पूरी नहीं हो रही तो वो चीनी ऑटोमेटिकली, मैंने आज मेरे दोस्त हैं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी चीनी का क्या रेट है। मैंने कहा यार 100 105 होगा। कहता जी 122 रुपये उस बंदे ने बड़ी मिन्नत से मुझे दी है, 8 रुपये उसने मेरी बड़ी कदर की है जी, 130 हम बेच रहे हैं, 122 रुपये किलो मैंने आपको दे दिया है। और तोड़ा जो है आटे का, जो सरकारी आटे का तोड़ा 860 रुपये का इनका दावा है। रईस साहब पूरे लाहौर में 860 कहीं नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो यूटिलिटी स्टोर पे है, वहां पे है ही नहीं आटा। सारे दावे हैं। रही बात कि हमने क्यों ये काम किया और क्यों नहीं करना चाहिए था। रईस साहब देखें, एक पॉलिसी बनती है, पूरा मुल्क है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, फिर आपके पास टाइम कम हो गया। मैं छोटी सी मिसाल यह है कि एक जब घर बनाते हैं तो उसके लिए एक वाटर टैंक हम बनाते हैं, तो हमें क्या डैम बनाने की जरूरत नहीं है? इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग हैं। तो इसी तरह इतने सारे लोग हैं तो वो क्या 1-1 किलो, आधा-आधा किलो चीनी अगर लेते हैं तो हमें क्या ये एस्टिमेट नहीं लग सकता कि हमारी इतनी आबादी है, अंदाजन इतनी चीनी लोग खाते होंगे। तो रईस साहब हमने कभी कोशिश ही नहीं की है, और हमने ये काम भी माजी पे डाल दिया है कि जी ऑपोजिशन ये करके चली गई है। सब्सिडी, रईस साहब भाड़ में गई सब्सिडी, यार उसको गोली मारें सब्सिडी को। सब्सिडी तो आपने भी दी है, आपने क्यों नहीं चीनी पूरी कर दी? आपने प्रीएम्पशन नहीं की है, प्रीएम्प्ट नहीं किया, आप आगे की देखते ही नहीं है, आप पीछे ही जा रहे हैं। मैं चलिए मैं आपके इससे बात एग्री नहीं करता कि उन्होंने प्रीएम्पशन नहीं की। उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये क्राइसिस क्रिएट किया है और उसमें से पैसे कमाए हैं। जिस तरह उन्होंने आटे में से कमाए, इस तरह उन्होंने चीनी में से कमाए, गोलियों बिजली मेडिसिन में से कमाए। ये सारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं। आप मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको बकायदा साबित करूंगा किस तरह एक साइड से हुश हुश करके दूसरी साइड से वो मुर्गियां पकड़ लेते हैं। लेकिन रईस साहब ये आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, रईस साहब ये गुस्सा निकाल रहे हैं। हुकूमत बेचारी बहुत मासूम है, ये सारा काम ऑपोजिशन करके गई है। जी, सारा काम अपोजिशन करके गई है। भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब, मैं चाह रहा हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही फैसला लिया एज ए कॉमर्स मिनिस्टर, खुद ही उसको अप्रूव करवाया ECC से और अगले दिन कैबिनेट में टेकअप करके खुद ही उसको मुस्तरद कर दिया, खुद ही सिंगार किया, खुद ही कहा सुभान अल्लाह। सर ये क्या वजह हो सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया को देख के फैसले करते हैं कि अगले दिन आए उन्होंने टॉप 10 में देखे 2 ट्रेंड बने हुए टॉप 5 के अंदर, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं इसको मुस्तरद कर दिया जाए। योर टेक सर। भाई तुसी दोवें आपस ही लड़ो, मैं सिर्फ सुना। देखो रमजान भट्टी बादशाह आदमी है, आप भी बादशाह आदमी है। आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म फैसले करता है। मुझे पूरा भट्टी साहब आप हमारे चेयरमैन हैं, मुझे आप चेयरमैन है हमारे। ये न कुछ कर सकता है, न कुछ करने के लिए लाया गया है। ये लाया इसी काम के लिए गया है कि इसे कुछ नहीं करना। देखिए ये भट्टी साहब, हुकूमत ने ये कर दिया, पुलिस ने, ओ यार खुदा का नाम माने भाई, हमें तो कोई और ब्रीफिंग देता था कि हमारे पास तो पूरा प्लान है, मईशत ऐसे सीधी हो जाएगी, अमनो मान वैसे सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, जो बात करने की उधर नहीं आएंगे। तो किसी और के पास है भट्टी साहब। ठीक है, उन्होंने लपो ना जेड़े कहने से सब ठीक हो जाएगा भाई। और दूसरी बात है, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, भले ना मिले। रजी साहब आपको तो वैसे शुगर है, आपने चीनी खानी नहीं होती। मैंने गुर्दे की पथरी की वजह से काम की हुई है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिनको नहीं मिलती वो निकले ना बाहर। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ के अजाब अपने सिर कुड़ के खून भी सुखाया होया। ओ भाई इस मुल्क के अवाम को अगर चीनी और आटा सस्ता चाहिए तो अपने हक के लिए आवाज उठा लें, नहीं उठाते तो महंगी लेकर खाएं, मौज करें। रिजवान साहब इनको कर देखिए, ये ऐसे ये सूरत हाल है ना, हमने और आपने पैदा की हुई, ये खत्म होनी चाहिए।
देखें, मैं और आप अवाम के तर्जमान नहीं है, ना हम उनके इलेक्टेड मेंबर हैं, ना हम उनके जो है वो लीडर हैं कि हम उनको आइडियाज दें। ठीक है, अगर अवाम के ऊपर जिंदगी तंग है, चीनी और आटे और महंगाई की वजह से परेशान है, तो भाईजान अपने राइट के लिए बोल पड़े। नहीं बोलते तो आप और मैं क्यों ना मौसम के ऊपर तबसरा करें। आज तेज हवाएं चल रही हैं इस्लामाबाद में, मैंने 3-4 दिन जो है वो जेर इलाज गुजारे हैं। आपके भी कोई मसाइल होंगे, उनकी बात करते हैं। छोड़े ये 21 करोड़ अगर अपने राइट से ही वाकिफ नहीं है, अपने हकूक से आगाह ही नहीं है, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दें। देखें, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों का ये मुल्क है वो इसके बारे में सोचते नहीं है, और जिनके बच्चों का इसके साथ मुस्तकिल वाबस्ता है, उनको वो अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल तो करने लग गए हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि उन बच्चों के कातलों का गिरेबान पकड़ें। और जब तक वो ये नहीं करते, उस वक्त तक यही चीनी माफिया इधर ही रहेगा। ये चीनी माफिया शाफिया कोई नहीं है, ये बेसिकली खुद हुकूमतें हैं। ये खुद हर दौर में, पीएमएलएन के दौर में भी चीनी की हुकूमत, पीटीआई के दौर में भी चीनी की हुकूमत, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी चीनी वालों की हुकूमत। ये रिजवान रईस साहब, इसी तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यरगमाल बनने वाले जो हैं वो आमादा हैं, और जब तक वो आमादा हैं उस वक्त तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, साफी मेरी तरह 2% का हो या भट्टी साहब की तरह या वो करोड़ों का हो, वो कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सबको पता है कि असल माजरा क्या है, क्राइसिस कैसे आया, चीनी का, आटे का कैसे आया, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनी, रिपोर्ट्स का इंजाम क्या हुआ। अब दोबारा सारा ड्रामा इन्होंने इस वजह से रचाया हुआ है कि इनके पास पहले से रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर चीनी की कीमतें जो है वो 150 क्रॉस कर जाएंगी। ये आज शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि हुकूमत के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि चीनी जो है वो 135-40 रुपए पर चली जाएगी। इसलिए ये नया तमाशा, नया ड्रामा शुरू किया गया, वरना पूरा साल इस मामले को छेड़ा नहीं गया। रिपोर्ट पहले से आ चुकी हुई थी, पब्लिक हो चुकी हुई थी। FIA को प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिख दिया हुआ था, इसी तरह का लेटर उन्होंने नैब को लिख दिया हुआ था कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उसके बाद चुप का रोजा रख के प्राइम मिनिस्टर भी और उनके इदारे भी खामोशी से सो गए। और अब चूंकि दोबारा ये रौला मचने वाला है, मुल्क के अंदर चीनी की कीमतें ऊपर चली गई हैं, रमजान में क्राइसिस आने वाला है और चीनी पूरी नहीं होनी, तो उसको प्रियम्प्ट करते हुए अब ये उनका बाजू मरोड़ेंगे, और बाजू मरोड़ के उन्हें कहेंगे कि आप चीनी मार्केट में फेंके पिछला स्टॉक, तो हम आपके ऊपर हाथ हल्का करते हैं। ये वो ड्रामा है जो पाकिस्तानी अवाम के सामने रचाया जा रहा है। चलिए, आपने उस ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है वो बेनकाब किया है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें थोड़ी सी तरमीम कर लीजिए। आखिर में वो कहेंगे कि आप जो है ये चीनी भले 150 बेचे, लेकिन हमारा भी ख्याल करें, हमारे भी बच्चे हैं जो लंदन के अंदर होते हैं, उन्होंने भी तो कुछ खाना पीना पड़ना होता है। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल करने के ऊपर बात खत्म होगी। मार्केट में चीनी नहीं डाली जाएगी, 150 रुपए बिकेगी, मैं इससे एग्री करता हूँ। और यही मुझे 2-3 शुगर मिलर्स ने भी बताया है कि हुकूमत जो मर्जी डाल ले, चीनी जो है वो 140 से नीचे नहीं बिकनी, उल्टी भी खड़ी हो जाए। मैंने कहा हुकूमत उल्टी खड़ी नहीं है, वो हुकूमत सीधी खड़ी है, और सीधी खड़ी होकर अपना हिस्सा मांग रही है। ठीक है, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं, और ये प्रोग्राम भी यहीं पे है, लेकिन आज का वक्त खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब और नईम मसूद साहब। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।